गुड मॉर्निंग गाइस। तो क्या हाल चाल है सबके। तो होप करता हूँ कि आपको जो भी पिछली वीडियोज़ हैं वो अच्छी लग रही होंगी। ऐसे ही कमेंट बॉक्स में सपोर्ट करते रहो, बताते रहो कि वीडियोज़ अच्छी हैं नहीं है, कहाँ पे बंदा इम्प्रूव कर सकता है नहीं कर सकता। और अभी वैसे बज रहे हैं सुबह के 5:30 और मेरी है 7 बजे की शिफ्ट है। तो और मेरा पिकअप है आई थिंक 6:20 का मेरा पिकअप है। तो मैं उठ गया, थोड़ी जल्दी उठ गया था मैं। तो वैसे आज देखा बाहर जाके मौसम थोड़ा सा ठंडा है। तो अभी हम चलते हैं, टिफ़िन वगैरह सब पैक करते हैं क्योंकि भूख लग रही है। थोड़ा सा कुछ खा भी लेते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं थोड़ा सा हल्का फुल्का सा। यही चलता है बस यहाँ पे। मतलब आज का भी सेम शेड्यूल रहेगा, काम पे जाना, उसके बाद तो कुछ पता नहीं है क्या है क्या नहीं। तो जो भी होगा आपको वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो चलो आप अपना टिफ़िन वगैरह पैक करते हैं और कुछ खाते हैं। तो आज जैसा कि वीकेंड था, तो वीकेंड पे वैसे तो शिफ्ट बहुत कम लगती हैं, बट आज मैं गया था, बट मैं बहुत जल्दी आ गया था क्योंकि कुछ काम करने का मन था नहीं सबका, तो आ गए थे। तो आज हम कुछ बात करते हैं, मतलब जो कि मेरे डॉक्यूमेंट्स लगे थे, जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं आपको वीज़ा अप्लाई करने के लिए। तो जो मेन डॉक्यूमेंट्स थे जो मैंने अपने मतलब वीज़ा अप्लाई करने के लिए चाहिए थे मुझे, वो थे, पहली चीज़ तो है आपका आईलेट स्कोर। सबसे मेन चीज़ है ये, मतलब 2-3 अटैम्प्ट्स भी देते हैं लोग। तो आईलेट स्कोर का क्या चक्कर होता है, आपको मिनिमम 6.5 बैंड चाहिए होते हैं, और जिसमें से आपको किसी भी मॉड्यूल में 6 से कम बैंड नहीं होने चाहिए। तो पहली चीज़ तो ये। और अगर आप 12th के बाद आ रहे हो तो उसके लिए आपको 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, एक लेटर ऑफ इंटेंट में क्या होता है, एक मतलब आपको बहुत 2-3 लाइंस में डिस्क्राइब करना होता है, मतलब आपका पर्पस क्या है जाने का, मतलब आपने ब्रिटिश कोलंबिया ही या जो कोई भी अदर प्रोविंसेस हैं वही क्यों चूज़ की हैं। और अगर आप यही ग्रेजुएशन के बाद आते हो तो ग्रेजुएशन में, जैसे मैं ग्रेजुएशन करके आया हूँ, तो ग्रेजुएशन के बाद का क्या सीन होता है, उसमें आपको थोड़े से ज़्यादा डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं। 10th एंड 12th मार्कशीट प्लस आपका जो कॉलेज की ट्रांसक्रिप्ट्स होंगी, मतलब जिसमें आपका जितने भी आपके सेमेस्टर्स हैं उनका रिज़ल्ट होगा। और फिर उसके बाद अगर आपके कॉलेज ने आपको डिग्री इशू कर दी है वो, नहीं तो आपको एक प्रोविज़नल सर्टिफिकेट चाहिए होगा। प्रोविज़नल सर्टिफिकेट आप दे सकते हो भी। ये चीज़ें हैं, मतलब ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको ऑफ़र लेटर अप्लाई करने के लिए चाहिए होंगे, ठीक है। और आपकी जो भी जिस भी कॉलेज में आप अप्लाई कर रहे हो उसकी एक फ़ी होती है ऑफ़र लेटर अप्लाई करने की। तो जैसे मेरे कॉलेज की जो ऑफ़र लेटर की फ़ी थी वो थी 135 कैनेडियन डॉलर्स। तो सभी की ऐसी होती है, मतलब 100 से 150 के बीच में। मतलब ये जो 4-5 डॉक्यूमेंट्स हैं इससे आपका ऑफ़र लेटर आ जाएगा। मतलब आप खुद भी अप्लाई कर सकते हो, बट मैंने तो कंसल्टेंट की उससे अपना वीज़ा अप्लाई किया था। तो कंसल्टेंट भी आप कर सकते हो। वैसे कंसल्टेंट करोगे तो मतलब अगर आप कंसल्टेंट की हेल्प लेते हो तो वो ज़्यादा सही है, क्योंकि वो आपको हर एक पॉइंट पे गाइड करता है और आप मतलब उनसे जो भी क्वेरी आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो ऑफ़र लेटर आ जाने के बाद आपको यू हैव टू पे द फ़ीस। तो फ़ीस जब पे हो जाती है तो उसके बाद आपको इशू होता है लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। इसका मतलब है कि आपकी फ़ीस जो है वो सबमिट हो चुकी है, आपने सारा फ़ीस जो है वो जितना भी उनका था आपने डिपॉज़िट कर दिया है। तो फिर उसके बाद आपका ओपन होता है जीआईसी अकाउंट, जो कि आपको $10,000, मतलब आपको जिस भी प्रोविंस में जा रहे हो वहाँ पे आपको किसी बैंक में अपना अकाउंट करवाना पड़ेगा ओपन, और फिर आपको उसमें $10,000 सबमिट करने पड़ेंगे। जब आप यहाँ पे आओगे तो वो आपको थोड़े थोड़े पार्ट्स में 10 महीने के लिए आपको मिलते रहते हैं। जैसे स्टार्टिंग के मंथ में आते हैं $2,000, फिर हर महीने 670 ऐसे आते रहते हैं। तो जब आपकी जीआईसी अकाउंट खुल गया, फ़ी पे हो गई, तो अब आते हैं फिर और डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं। फिर होता है एक एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। तो इसमें क्या है, आपको पूरा मतलब अपनी डिटेल देनी पड़ेगी कि आपने कहाँ से पढ़ाई की, कहाँ से स्कूलिंग की, अगर आपने कहीं पे जॉब किया है तो उसका मतलब सब आपको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, कहाँ कितने टाइम से कैसे कैसे किया। फिर आता है एक फैमिली चार्ट, आपकी फ़ैमिली में कितने मेंबर्स हैं उनकी डिटेल्स देनी पड़ती है आपको।
ठीक है। और फिर आता है फाइनल मेडिकल, फिर आपको मेडिकल की एक अपॉइंटमेंट मिलती है। अब जैसे मैं बताता हूँ, क्योंकि जब मैंने अपना वीज़ा अप्लाई किया तब मेरे को कहाँ प्रॉब्लम आ रही थी, मेरे को प्रॉब्लम आ रही थी अगर मुझे कोर्स मिल रहा था तो मुझे कॉलेज नहीं मिल रहा था, अगर कॉलेज मिल रहा था तो मेरे को कोर्स नहीं मिल रहे थे। तो वैसे तो मुझे दिसंबर इनटेक में आना था, पर मैं आया फिर मई इनटेक में, क्योंकि जब कॉलेज नहीं मिला तो फिर क्या ही कर सकते हैं। तो फिर मैंने उस टाइम को वेस्ट नहीं किया, मैंने उस टाइम पे एक जॉब कर ली, जबकि मैं जॉब करता था मेरिट इंटरनेशनल में। तो फिर मैंने उस टाइम को भी यूज़ कर लिया, और फिर उससे आपके चांसेस और बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो वो 1 साल का गैप था वो आप शो कर सकती हो कि मैंने इतने टाइम पे काम किया है, मैं खाली नहीं था। तो फिर ये भी एक वो पॉइंट कंसीडर करते हैं आपका वीज़ा देते हुए कि हाँ भाई कुछ ना कुछ काम किया है, गैप नहीं आया। तो जो भी मतलब ऐसे कर रहे हैं तो आप कुछ ना कुछ काम कर लो, एक्सपीरियंस है वो हेल्प करता ही है आपको कहीं ना कहीं पे। और मतलब जब आप यहाँ पे आने से पहले जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स आपको मिल रहे हैं, जैसे जीआईसी सर्टिफिकेट, आपकी अकाउंट इन्फॉर्मेशन, जो भी आपने फ़ी पे करी है, तो उसकी आप 2 फाइल्स बना लो। मतलब एक अपने पेरेंट्स को दे सकते हो आप इंडिया, अगर उनको कहीं ज़रूरत होगी तो वो आपको मतलब उन तो आपको फिर देने नहीं पड़ेंगे ना। और एक आपको अपने साथ लाना बहुत ज़रूरी है। और एक जब आप ट्रैवल कर रहे होते हो तो लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन LOI, ये बहुत ज़रूरी है। LOI जब आप मतलब जैसे अब मैं कनाडा लैंड हुआ था तो इमिग्रेशन जो यहाँ पे होती है, मतलब यहाँ पे जो भी पुलिस वेरिफिकेशन करती हैं तो वो आपका लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन ज़रूर देखते हैं। लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन में आपकी सारी डिटेल्स दी होती हैं, और फिर आपको लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन होगा तो ही आपको स्टडी परमिट इशू होगा ऑन द एयरपोर्ट। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे तो थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। नहीं तो जब अगर आप फ़ाइल बना लोगे, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो बस मैं यही कहना चाह रहा हूँ। अब मतलब वीज़ा के लिए वीज़ा रिफ्यूज़ल चांसेस भी बहुत हो रहे हैं आजकल, बट एक्सेप्ट भी हो रहे हैं क्योंकि डॉक्यूमेंट सही होने चाहिए। अब जैसे मेरा वीज़ा था वो 1 महीने के अंदर अंदर आ गया था, क्योंकि मैंने डॉक्यूमेंट्स बहुत मतलब ध्यान से मतलब फ़ाइल वाइल चेक करा के, मैंने एडवोकेट की भी हेल्प ली थी। तो वो आपको गाइड करते हैं, क्योंकि रिफ्यूज़ल के अगर एक बार रिफ्यूज़ल आ गया तो फिर वही चीज़ें घूमती हैं दोबारा, 2-3 महीने फिर लग जाएंगे, इनटेक शिफ्ट हो जाएगा, तो टाइम वेस्ट क्यों करना, तो एक ही बार करना तो अच्छे से करना। तो आज की वीडियो में तो बस इतना ही था। अगर किसी को कोई डाउट हो, कुछ दिक्कत हो तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, क्योंकि मैं अभी ही आया हूँ रिसेंटली, तो मेरे को सब मतलब पता है कि क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या चाहिए क्या नहीं। तो हाँ, और एक चीज़ और, अगर मतलब कोई काम मतलब जैसे मैंने जॉब की थी तो मैंने उसकी भी पे स्लिप्स लगाई थी, क्योंकि पे स्लिप भी एक प्रूफ हो जाता है। क्योंकि आजकल क्या है कि एक्सपीरियंस वगैरह तो बनवा भी लेते हैं, बट पे स्लिप है वो थोड़ी सी मतलब एक और प्रूफ हो जाता है कि हाँ जॉब की है, टैक्स पे किया है, तो वो भी एक प्रूफ है। तो जो भी करो मतलब ध्यान से करना चाहिए, ठीक है। और कुछ भी मतलब प्रॉब्लम हो, मतलब डॉक्यूमेंट जो भी नए आ रहे हैं या आ चुके हैं, उनको किसी चीज़ से रिलेटेड कुछ क्वेरी हो तो वो मुझसे पूछ सकता है। कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं बता दूंगा क्या है क्या नहीं। तो आज की वीडियो में तो बस इतना ही था। बाकी ऐसे ही बने रहो, वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। ऐसे ही बने रहो, मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। थैंक यू सो मच।